साथियों, आप देख रहे हैं बहुजन पैगाम। मैं आर.एस. गौतम, एडवोकेट। आज आपके समक्ष उत्तर प्रदेश के कानपुर सिटी से कुछ महान भाव आए हुए हैं और वो जिस समस्या से गुजर रहे हैं पिछले कई महीनों से, बहुत ही एक दर्दनाक स्टोरी है, आपके बीच रखने की कोशिश की जा रही है। आज के समय में पुलिस किस तरह से क्राइम्स के बारे में काम कर रही है, न्यायपालिका किस तरह से काम कर रही है, रिजल्ट क्या आ रहा है, ये सब बातें आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। होना क्या चाहिए, इस पर सब लोगों को सोचना पड़ेगा। बहुजन पैगाम बहुजनों की आवाज़ को बहुजनों तक पहुंचाने का काम करता है, पूरे देश में जाता है। यदि आप बहुजन पैगाम को कंटिन्यू रखना चाहते हैं बहुजनों के इंटरेस्ट में, तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। आपके सामने मिस्टर संदीप कुमार जो कानपुर से आए हुए हैं, उनसे मैं जानना चाहूँगा कि किस घटना को लेकर के आए हैं, उनके साथ क्या हुआ, उनके परिवार के साथ क्या हुआ, क्या वो ऐसी दर्दनाक घटना है जिसका सॉल्यूशन अभी तक नहीं हुआ, जो उनको कानपुर से चलकर दिल्ली तक आना पड़ा और आज वो बहुजन पैगाम के कार्यालय में उपस्थित हैं। आप लोग उनको सुनिए और पूरे देश में इसको शेयर कीजिएगा। हाँ, तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप कुमार है। मैं कानपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। दिनांक 8/4/2022 को मेरे चचेरे भाई का जो है उसके सहपाठी आयुष यादव ने उसको घर से बुला कर ले गया और उसको जो है गंगा में ले जाकर डुबो दिया। उसके साथ में 3-4 लड़के और थे और उसके बाद में मेरे चचेरे भाई के अचल गौतम के कपड़े और उसका मोबाइल घर पे ला के, गाड़ी खड़ी थी रोड के किनारे, घर के बाहर, और उसके नीचे कपड़े फेंक दिए और पास में खड़े एक लड़के अरविंद को वो मोबाइल दे के चला गया और बता गया कि आयुष अभी आएगा तो उसको मोबाइल दे देना। उसके कुछ देर बाद जब काफ़ी देर हो गई, क्योंकि घर में कोई था नहीं, तो घर पे सिर्फ चाचा थे मेरे, और वो उनको जब पता चला कि आयुष काफ़ी देर हो गई आया नहीं, तो इन्होंने फ़ोन किया। तो फ़ोन जो है वो किसी दूसरे लड़के के पास था जिसको मोबाइल दे के गया था आयुष यादव। जब उनसे चाचा ने पूछा कि मोबाइल तुमको कहाँ से मिला, तब उसने बताया कि लड़का दे के गया और पूरा भीगा था, मिट्टी उट्टी लगी थी, बिना नंबर प्लेट की स्कूटी थी उसके पास, और वो वहाँ से भाग गया मोबाइल दे के। क्या ये जो लड़का आयुष यादव बता रहे हो जी, ये अचल गौतम को जिसको मारा गया, इसको घर से बुला के ले गया था या ये अपनी मर्जी से गया हुआ था? क्या हुआ था ऐसा? नहीं सर, ये जो है सुबह फ़ोन इसका 2-3 बार फ़ोन भी आया है अचल मेरे भाई के उस मोबाइल पे, और ये जो है उसको घर से लिवा के ले गया है, वो भी यूनिफॉर्म पहन के कि स्कूल जा रहे हैं। जी, इनकी पहले आपस में लड़ाई भी 2-3 बार हो चुकी थी मेरे भाई की, तो मैंने उसको डांटा भी था, लड़ाई नहीं करना है, पढ़ाई करो और ज़्यादा लड़ाई के और उसमें मत ध्यान दो, तुमको काम में पढ़ाई करना, पढ़ाई करो। लेकिन ये थोड़ा सा आपराधिक प्रवृत्ति का था भी बाद में, चूँकि लड़ाई दंगे ज़्यादा करता था। ये कैसे पता लगा कि आयुष? उसके सहपाठियों से सर, सहपाठियों से पता लगा। उसके पश्चात आपने क्या किया? उसके पश्चात फिर हम जो है हम तो चले गए थे गांव में, काम करते हैं, गैस एजेंसी है चाचा की, तो वहाँ पे हम काम करते हैं, तो हम चले गए थे। फिर चाचा ने जब फ़ोन किया कि ऐसे आयुष का मोबाइल यहाँ लड़के को दे गया अरविंद को और कपड़े यहाँ हैं, तो फिर हम लोगों ने उसको ढूंढना चालू किया। तो जब ढूंढना चालू किया तो वो जब पता किया गया कि जो कपड़े हैं उनमें बालू बिल्कुल लगी हुई थी, गंगा जी की बालू। तो फिर वहाँ पे जितने भी लोग थे तो सब ने कहा कि चलो गंगा बैराज पे पता करते हैं। तो गंगा बैराज गए, वहाँ पता किया
तो वहाँ काफ़ी पता करने के बाद जब कोई ऐसी घटना नहीं हुई, पुलिस ने भी बताया, वहाँ पे जो भी दीवान थे, होमगार्ड थे, तो उन लोगों ने बताया कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई कि यहाँ पे कोई किसी की डेथ हुई हो, मरा हो। तो उन्होंने ये बताया कि एक लड़का था आयुष यादव, वो बता रहा था कि मेरे पापा पुलिस में हैं और उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में तैनात हैं। वो उनको चकमा दे के भाग गया था, क्योंकि वो गंगा जी के बालू में स्कूटी थी नीचे, और वो स्कूटी पे जब दो लोग बैठने, वो दीवान जी जब बैठे उसकी स्कूटी पे, तो चढ़ाई पे नहीं चढ़ पाई, तो उसने बोला कि आप उतर जाइए, मैं ऊपर बैठा लूंगा तब आ चलो, जाना। ये जो लड़का आप बता रहे हो जिसकी डेथ हुई है, तो ये गंगा में डूबने से डेथ हुई है अथवा क्या आपने सोचा किस तरह से इसकी डेथ हुई है? नहीं सर, वो उसकी जो घटना जिस दिन की है, उस दिन उसकी हमको लगता है प्लान बिल्कुल पूरी तरीके से प्लान करके मारा गया उसको। उसको मारा गया? हाँ। किसने मारा? से हैं तो जाहिर सी बात है कि वो ईर्ष्या दोष पहले से ही रखता था। अच्छा, उसके बाद इस घटना की आपने इंफॉर्मेशन पुलिस को दी? कोई एफआईआर हुई? घटना की इंफॉर्मेशन पुलिस को दी थी तुरंत। फिर पुलिस हम उसको हेलट अस्पताल कानपुर लेके गए। वहाँ पे डॉक्टरों ने बताया कि इसको जो है डेथ हो चुकी थी जब डेड बॉडी मिली है हमको दोपहर में। पुलिस को बार बार कहने के बाद भी तो डेड बॉडी तो हम लोगों ने अपनी तरफ से जो है गोताखोर बुला के जांच करवाई थी कि हाँ चलो पता करो, उसको भी पैसे देने पड़े। चलो, इसकी एफआईआर हुई? एफआईआर सर नहीं हुई थी। एफआईआर पुलिस ने कहा कि पोस्टमार्टम, अगर तुमको लगता है पोस्टमार्टम कराओ, पोस्टमार्टम कराया गया। और पोस्टमार्टम कराने के बाद में 9 तारीख को डेड बॉडी मिली, तो कहने लगे कि जो आप कहोगे मैं वो घटना आपका रिपोर्ट में लिखूंगा। उसके बाद में अंतिम संस्कार करने के बाद जब हम गए तो उन्होंने बताया कि अभी तो जो एसएचओ थे उस समय रजनेश तिवारी जी, उन्होंने छुट्टी ले ली है, आप 5 दिन बाद आइएगा। चलो, एफआईआर कभी हुई कि नहीं हुई? हुई तो कब हुई, किस तारीख हुई? पुलिस के द्वारा सर एफआईआर नहीं दर्ज की गई। फिर जब पुलिस ने हमको बहुत परेशान किया, मेरी घटना को नहीं एफआईआर में दर्ज किया, तब हम कोर्ट गए। तो कोर्ट के माध्यम से फिर हम 30 मई को कोर्ट गए। 30 मई को ऑर्डर जब हुआ है 30 मई 2022 को, तब वो 7 जून 2022 को कोर्ट के बिहाफ पे फिर एफआईआर दर्ज की गई। यानी कोर्ट ने डायरेक्शन इशू की है कि एफआईआर मुकदमा रजिस्टर किया जाए, तब एफआईआर हुई। किस किस धारा में एफआईआर दर्ज हुई? धारा 302 और SC/ST एक्ट के तहत जो है एफआईआर दर्ज करने का आदेश किया था कोर्ट ने। उसके बाद पुलिस वालों ने जो अभियुक्त है उसकी कोई गिरफ्तारी की? अभी तक नहीं की? सर पुलिस का भी इसमें जो है मिली भगत है, चूंकि जो नहीं, गिरफ्तारी में जो क्वेश्चन पूछता है गिरफ्तारी नहीं हुई सर। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई? गिरफ्तारी नहीं हुई, जबकि 302 और SC/ST का मुकदमा दर्ज है। आप लोगों के बयान वगैरह, जो गवाह थे उनके बयान वगैरह पुलिस ने लिए? सर पुलिस ने हम सभी के बयान ले लिए हैं और बार बार हमको नोटिस भेजते हैं कि बयान दर्ज कराओ, और उस तरफ से जो मुलजिम है उसको आज तक अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। चलो, उसके बाद आपने क्या, जब पुलिस ने एफआईआर भी हो गई, गिरफ्तार नहीं किया, फिर क्या कार्रवाई किया? तब सर फिर कोर्ट गए, फिर कोर्ट कानपुर, उसके बाद फिर हाई कोर्ट इलाहाबाद गए। इलाहाबाद हाई कोर्ट में ऑर्डर हुआ 30 जून को। 30 जून को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया। उस ऑर्डर कॉपी लेके हम कमिश्नर सर जो कानपुर नगर मीना सर थे उनके पास गए। उन्होंने 13 जुलाई को बहुत साफ शब्दों में जो एसीपी कर्नलगंज त्रिपुरारी पांडे जी थे उनको आदेश किया था कि घटना अभियुक्त की गिरफ्तारी कर घटना का अनावरण करे। लेकिन फिर भी इतना आदेश करने के बाद भी अभियुक्त की अभी तक आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई। इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार पुलिस कमिश्नर कानपुर ने एसीपी कर्नलगंज को ऑर्डर किया कि अभियुक्त को गिरफ्तार करके घटना की विवेचना अनावरण किया जाए। उसके बाद भी एसीपी ने जो अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया? नहीं सर, अभी तक नहीं हुआ है। 13 जुलाई को आदेश किया था और आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। और हम मानसिक रूप से मेरा परिवार और मैं बहुत परेशान हूँ और मुझे सताया जा रहा है, क्योंकि वो पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, इस वजह से। तो क्या अभियुक्त जो है
वो पावरफुल आदमी है या उसकी कोई मदद कर रहा है या सरकार बचा रही है, ऐसा कुछ है? अब सर पुलिस में है, सभी उनकी फैमिली पूरी पुलिस में है और सरकार, तो जाहिर सी बात है सर, मेरी मदद नहीं हो रही पुलिस के द्वारा कोई भी। आपके कहने का मतलब ये है कि उसके परिवार वाले लोग पुलिस में सर्विस करते हैं, उनके प्रभाव से वो बचा हुआ है। जी सर। हाँ, तो अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है? अभी तक सर गिरफ्तारी नहीं हुई है। अच्छा, आपने कानपुर में जहाँ पर भी केस चल रहा है, कोर्ट में इस समय क्या पोजीशन है? कोर्ट में क्या हो रहा है, कुछ पता है आपको? कोर्ट में सर कोर्ट का तो रवैया वैसा ही है जैसा कि पुलिस का है, बस वो आदेश कर देते हैं। चलो, आपने वहाँ कोई वकील साहब किए हैं अपने केस की पैरवी के लिए? हाँ सर, हमने वकील साहब किए हैं और वो श्री जगजीवन राम गौतम जी हैं और वही मेरी पैरवी कर रहे हैं। तो आपके साथ में आए हुए हैं वकील साहब भी? मैं उनको साथ में लेके आया हूँ। अच्छा अच्छा। क्योंकि हमारे परिवार और हमको जान माल का भी खतरा लग रहा है। चलो ठीक है। वकील साहब जी, आप कानपुर में प्रैक्टिस करते हैं? जी सर, मैं कानपुर कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। अच्छा, तो इस केस में जो इन्होंने बताया, जी, क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। 8/4/2022 की घटना है। पुलिस ने एफआईआर नहीं की, काफ़ी वेट किया गया, फिर मैंने 156(3) सीआरपीसी के तहत प्रार्थना पत्र दिया जी। उस पर कोर्ट ने आदेश किया और 7/6 को एफआईआर हुई जी। उसके काफ़ी समय निकलने के बाद भी कोई इसमें न तो अरेस्टिंग हुई, ना ही प्रॉपर विवेचना पुलिस ने की। जी। कई बार जो है वो पीड़ित और पीड़ित के जो है फादर, पीड़ित के चाचा और पीड़ित के फादर वहाँ गए, वहाँ के एसपी से रिक्वेस्ट किया कि साहब मेरे केस में क्या हो रहा। उन्होंने कहा चाहे जहाँ जाइए, चाहे हाई कोर्ट जाइए, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाइए, जो मैं चाहूँगा वही करूँगा और जो करना उसमें कर लो। इसके बाद मैंने फिर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर किया। वहाँ से आदेश हुआ कि एज पर लॉ जो है वो कार्रवाई की जाए, यानी मुलजिम को अरेस्ट किया जाए। उसकी सर्टिफाइड कॉपी हम लोगों ने 13/7/2022 को कमिश्नर महोदय कानपुर नगर को दिया। जी। उन्होंने स्पष्ट आदेश किया, जैसा कि अभी वादी ने बताया, कि उन्होंने कहा कि मुलजिम को गिरफ्तार किया जाए, घटना का अनावरण किया जाए, लेकिन पुलिस ने कोई ध्यान नहीं दिया और अभी तक ना तो अरेस्टिंग है, ना कोई इन्वेस्टिगेशन का कोई पार्ट, चाहे वो पोस्टमार्टम की जो है कोई वो उसको देखा हो, या घटनास्थल का मुआयना किया हो, या वहाँ कोई पूछताछ किया हो, या कॉल डिटेल निकलवाई हो। ऐसा कुछ भी अभी वादी के नॉलेज में नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं किया। जब ये सब कुछ नहीं हुआ तो मैंने एक प्रार्थना पत्र ऑनरेबल लोअर कोर्ट में, SC/ST कोर्ट में कानपुर नगर में दिया और उसमें प्रार्थना की कि साहब SC/ST की धारा 4 में प्रोविज़न है कि अगर कोई पुलिस अथॉरिटी निग्लिजेंस करती है और उचित विवेचना नहीं करती है तो उसमें 6 माह से लगा के 1 साल तक सज़ा का प्रोविज़न है। ये प्रार्थना पत्र देने के बाद में उन्होंने आदेश भी किया, लेकिन वो कोई भी आदेश कोर्ट का कोई असर नहीं पड़ा पुलिस पर, ना ही तो हाई कोर्ट का और ना ही लोअर कोर्ट का। पुलिस की मनमानी है, पुलिस अपना काम करती है, अपने हिसाब से काम करती है। और विशेष करके SC/ST के मामलों में अगर वहाँ पे चमार जाति का कोई व्यक्ति है तो पुलिस बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। इस तरीके से पुलिस वाले जो है वो हरेसमेंट कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं एक जात विशेष को लेकर। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि अपार्ट फ्रॉम दी ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट पास बाय द कोर्ट, हाई कोर्ट में भी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी, कोई भी कोर्ट के आदेश के बावजूद भी पुलिस उन पर कोई काम नहीं करती है, उस तरह का कोई ऑर्डर का पालन नहीं करती है जो कोर्ट ने आदेश दिए हुए हैं। जी बिल्कुल नहीं करती है, चाहे हाई कोर्ट का ऑर्डर हो, चाहे वो लोअर कोर्ट का ऑर्डर हो। हम तो यहाँ तक कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी जो पुलिस अथॉरिटी है उसका पालन नहीं करती है और कमिश्नर के आदेश का भी पालन नहीं करती है। सबसे बड़ी कोर्ट अगर देखा जाए तो दरोगा ही है और थाने की विवेचनाधिकारी है, थाने की पुलिस है। इस संबंध में ऐसा लगता है मुझे ये बड़ी ताज्जुब की बात है कि पुलिस के हौसले इतने बड़े हुए हैं कि वो कोर्ट के आदेश को भी नहीं मानते और जो कानून कहता है उसके अकॉर्डिंग भी कोई स्टेप नहीं लेते और जो बदमाश लोग हैं उनको बचाने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। इस मामले में है मेरे पास आदेश रखा है कोर्ट का और लोअर कोर्ट का, SC/ST कोर्ट का भी आदेश है। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और कहीं ना कहीं कुछ न कुछ, मैं हालांकि कोर्ट पर कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, अगर कोर्ट भी चाहे तो उनको बुला के उनको उस हिसाब से दंड किया जा सकता है, लेकिन इस विशेष कोई रुचि नहीं ली जा रही है। इस तरह की स्थिति यदि उत्तर प्रदेश में बनी रही
तो फिर ऐसा माना जा रहा है जो आपने बताया और आपके क्लाइंट जो वादी है उन्होंने बताया, कंप्लेनेंट ने बताया, इसका मतलब ये हुआ कि पुलिस को किसी की परवाह नहीं है, जो पुलिस चाहे वही करती है, न कोर्ट के ऑर्डर को मानती है, ना कोई डायरेक्शन मानती है, ना जो पुलिस के ऊपर के अधिकारी हैं उनके आदेश की क्या नाम पालन करती है। जी हाँ, इस तरह का बिल्कुल नहीं, केस उदाहरण है। अब आप देख ले 6 महीने ज़्यादा समय हो गया है जी, 8/4 की घटना है और पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया, जबकि विवेचना का पार्ट मुलजिम को गिरफ्तार करना भी है, तो मुलजिम को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है? इस संबंध में आपने उत्तर प्रदेश सरकार को या केंद्र सरकार को, जो बड़ी बड़ी अथॉरिटीज हैं, उनको भी कुछ एप्लीकेशन वगैरह दी हैं? जी हाँ, बहुत सारी एप्लीकेशन दी गई है और अभी परसों 10 तारीख को भी प्रार्थना पत्र दिए गए हैं। करीब मेरे ख्याल से 21-22 प्रार्थना पत्र दिए हैं जी, उत्तर प्रदेश की, और लगभग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सभी जो बड़ी अथॉरिटीज़ हैं उनको प्रार्थना पत्र दिए गए हैं। अब उसमें देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। देखिए वकील साहब, जैसा कि आपने बताया, आपके क्लाइंट ने बताया, यदि ये सही चलता रहा इसी तरीके से तो लोग न्याय मांगने किससे जाएंगे? इट इज़ द क्वेश्चन। ये केवल पर्टिकुलर क्वेश्चन एक नहीं, और भी केसेस में ऐसा ही होता होगा। जी हाँ, बिल्कुल। तो लोग कहाँ जाएंगे? पुलिस न्याय देती नहीं, किस तरह से देती है? न्यायपालिका है, उसका तरीका ये है कि उस तरह का जो प्रॉपर ऑर्डर करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, इस तरह से उनको न्याय नहीं मिल, तो लोग पीड़ित हैं, सफरर हैं। कहने का मतलब ये है। तो ये तो बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आ गई है उत्तर प्रदेश में। और उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और क्या नाम गृह मंत्री, भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी जब लखनऊ जाते हैं तो कहते हैं यहाँ तो बहुत बढ़िया चल रहा है। और गृह मंत्री ने तो यहाँ तक कह दिया एक बार लखनऊ में कि रात के 12 बजे ये कोई औरत खूब गहना पहन करके यह निकल जाए तो किसी की ज़रूरत नहीं है कि उसको छेड़ दे। और दूसरी तरफ ये हो रहा है, तो ये सरकार भी इस पर कोई ध्यान नहीं देती है। जो लोग परेशान हो रहे हैं, सफरर हैं, होते रहे, उसे सरकार का कोई लेना देना नहीं है। जी बिल्कुल सही क्या है। ये बात सही है? बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में पुलिस जो है जो चाहे मनमानी करती है, पुलिस के सामने किसी की नहीं चलती है। सारे क्राइम होते हैं, चाहे रेप के हों, चाहे मर्डर के हों, चाहे कोई भी हो, जो भी प्रेस मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये केवल दिखावे के लिए है। और प्रिंट मीडिया है, इस पे हमें लगता है कि जन आंदोलन खड़ा करने की जरूरत है। लोग सामने आएंगे, अपनी बात कहेंगे, तब सरकार के कान में कुछ जू रहेंगी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोर्ट जो है वो भी अपनी लकीर नहीं पीटने की जरूरत है। उनको भी समाज में देखना पड़ेगा, भले ही वो न्यायिक क्षेत्र में बैठे हुए हैं, उनको मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं समाज में देखना पड़ेगा कि समाज किस तरीके से हैंडल हो, क्योंकि ऊपर जो कोर्ट गाइडलाइन देती है वही समाज में इम्प्लीकेट होता है और उसी समाज से चलता है, वही कानून बनता है। देखिए अभी CJI बने हैं जी माननीय DY चंद्रचूड़ जी। आपने देखा जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओथ दिलाते हैं हाँ, जजेस को, CJI को या किसी जज को, या कोई जज जब नौकरी करता है, जाता है, किसी होल्ड करता है अपने, तो उसे ओथ दिलाई जाती है। जी बिल्कुल। ओथ में क्या कि कोई भी डिसीजन होगा विदाउट फियर एंड फेवर हम करेंगे। तो इससे तो साबित हो गया ये घटना से कि कोर्ट भी कहीं डरी हुई है, शायद किसी डर की वजह से फियर और फेवर का फॉलो नहीं करते, जो संविधान कहता है उसको फॉलो नहीं करते, और शायद किसी न किसी वजह से वो इस तरह से मामले को लिंगर ऑन करते रहते हैं। तो आज स्थिति ऐसी आ गई है पूरे देश में कि जो न्यायपालिका पहले जिस तरह से काम करती थी इम्पार्शली, विदाउट फियर एंड फेवर, वो आज नहीं दिखाई देता। ये बात सही है क्या? बिल्कुल सही है। अभी मैंने कुछ दिन पहले अखबार में पढ़ा था कि उत्तर प्रदेश के जो अटॉर्नी जनरल एडवोकेट हैं, तो उनका ये बयान था कि जो हम लोग सरकार को बताते हैं कि सरकार को ये जो भी डॉक्यूमेंट मंगाए जाते हैं, सरकार सुनती नहीं है, सरकार समय पर जवाब नहीं देती है। सरकार के जो अधिकारी हैं वो कोर्ट में आते नहीं हैं, अपने अधीनस्थ लोगों को भेज देते हैं। इससे न्याय होने में देरी लगती है और वो अपनी बात को नहीं कह पाते हैं कोर्ट में, तो कोर्ट का भी समय बर्बाद होता है। और सरकार जो है ना तो न्यायालय की बात मानती है और न ही किसी की बात मानती है। देखिए ये एक जज साहब हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज साहब हैं, रंगनाथ पांडे जी। हाँ, इन्होंने कहा था
कि जजों का चयन बंद कमरों में चाय की दावत की पैरवी से हो रहा है। जी बिल्कुल ठीक है। और ये दैनिक भास्कर रांची 4/7/2019 का स्टेटमेंट है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस रंगनाथ पांडे ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्तियों पर गंभीर सवाल उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। जस्टिस पांडे ने कहा है, न्यायाधीशों की नियुक्तियों के लिए कोई निश्चित मापदंड नहीं है। ठीक है। यहाँ पर परिवारवाद, वंशवाद काम कर रहा है। बाकी कोई व्यक्ति कितना भी विद्वान क्यों ना हो, पढ़ा लिखा क्यों ना हो, चाहे कितनी विद्वता रखता हो, वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बन सकता। आगे लिखते हैं, देश की न्यायपालिका में पारदर्शिता होनी चाहिए, वो नहीं दिखाई देती है। आगे और लिखते हैं, कई न्यायाधीशों के पास विधिक ज्ञान तक नहीं होता। तो जब इस तरह से न्यायपालिका का ये स्टेज इतना मतलब स्तर गिर गया है कि इस तरह के जज जब नियुक्त किए जाएंगे तो किसको न्याय मिलेगा। न्यायपालिका के बारे में कोई भी बात कहने के लिए पहले देश के लोग, समाज के लोग डरते थे, कंटेम्प्ट कोर्ट हो जाएगा। लेकिन अब ऐसा दिखाई देता है कि अब न्यायपालिका में राजनीति होने लगी है। जी। जज भी चाहते हैं मेरा नाम भी अखबार में जाना चाहिए किसी तरीके से। किसी लालच से रिटायर हो जाएंगे तो किसी कमीशन के चेयरमैन बना दिए जाएंगे। तो इस तरह से, इन भावनाओं से, इस तरह से एक रवैया अपना करके इस तरह से न्यायपालिका काम कर रही है। ये बात सही है क्या? बिल्कुल सही है सर। ऐसा है कि देश में जो कॉलेजियम सिस्टम है ये चल रहा है, इसकी वजह से अच्छे लोग वो जज की कुर्सी पे नहीं आ पा रहे हैं, जुडिशरी में नहीं आ पा रहे हैं, उनको नहीं आने दिया जा रहा है। उसके कारण कहीं ना कहीं वो समाज पे उसका असर पड़ रहा है। जो लोग बैठे हुए हैं वो कॉलेजियम प्रणाली से जो आकर बैठे हुए हैं वो उचित और न्याय प्रणाली में सुधार के हिसाब से काम नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उनको अनुभव की कमी के कारण काम नहीं कर पा रहे हैं, या किसी न किसी कमी की जो उनके अंदर दक्षता होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए, उनके अंदर नहीं है। और इनका चयन अगर सरकार अपने थ्रू करे या एग्जाम के माध्यम से करे और योग्य लोगों को अगर लाया जाए तो समाज का भी भला होगा, न्याय प्रणाली में सुधार होगा। और ये हमें लगता है कि होना जरूरी। और ये चयन प्रक्रिया को ये जो चल रही है देश में, ये बिल्कुल गलत है और इस पर सभी लोगों को एकजुट होकर साथ में काम करना चाहिए। देखिए वकील साहब, अब से पहले 2-3 साल पहले जी एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाने की बात चल रही थी, बनी भी थी। हाँ। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में करीब 4 महीने उस पर आर्गूमेंट हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। जी। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का ऐसा वेस्टेड इंटरेस्ट क्या है कि वो जजों की अपॉइंटमेंट है सुप्रीम कोर्ट के जज ही करेंगे? ऐसा तो पूरे वर्ल्ड के अंदर किसी देश में नहीं होता। एक जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए जो योग्य जजों को चुन करके पूरे देश भर से, चाहे एग्जामिनेशन के माध्यम से, किसी भी तरीके कोई प्रणाली अपना करके संवैधानिक तरीके से जजों की अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। वो नहीं होती है। 1992 से ये प्रक्रिया चली आ रही है और अभी तक चल रही है। इसलिए आज देश में भारत की जो इम्पार्शियल जुडिशरी थी, जिस पर लोग गर्व करते थे, उसका स्तर इतना गिर गया है कि लोग उस पर कमेंट करने लगे, परेशान भी हैं। यदि ऐसा ही रहा तो आगे चल कर तो किसी को न्याय नहीं मिलेगा। पुलिस वालों का भी कोई दोष नहीं है, वो सोचते हैं न्यायपालिका कुछ नहीं है, इसलिए वो न्यायपालिका की बात नहीं मानते। जो जिला जज हैं, जिला अदालतें हैं, वो सोचते हैं ऊपर वाले हाई कोर्ट वाले क्या करते हैं, हाई कोर्ट वाले सुप्रीम कोर्ट में क्या करते हैं, वहाँ तो इस तरह से हो रहा है। तो इस वजह से जो सुप्रीम कोर्ट का टेरर और इम्प्रेशन हाई कोर्ट पर था वो खत्म हो गया। हाई कोर्ट का जो इम्प्रेशन जो पूरा था जिला अदालतों पर वो खत्म हो गया। जिला अदालतों का जो प्रशासन पे था वो सब खत्म हो गया। कोई किसी की परवाह नहीं करता, जिसके मन में जो आता है उस तरह के ऑर्डर पास करता है, और जिसके मन में आता है किसी का फॉलो करता है, नहीं फॉलो करता है, अपनी मर्जी से काम हो रहा है। यही कारण दिखता है कि इस केस में भी 302 का मामला है, SC एक्ट भी लगा हुआ है, FIR दर्ज भी हो चुकी है और अभी तक मुल्जिमान की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये तो एक ऐसी समस्या क्रिएट हो गई है कि अब लोग कहाँ जाएं, किसके पास जाएं न्याय मांगने के लिए। तो अब आगे प्लानिंग क्या है वकील साहब? चलो ये तो बहुत गलत हो रहा है। अब आप इस जो आपका क्लाइंट है इसको न्याय दिलाने के लिए आपने क्या सोचा है? मैं सर ये सोच रहा हूँ कि मैं हाई कोर्ट भी गया। हाई कोर्ट का जो आदेश है एज पर लॉ गिरफ्तार करने का, इन्वेस्टिगेशन करने का, उसके हिसाब से भी नहीं हो पाया है।
मुझे लगता है कि अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस बन रहा है और इसमें कोर्ट के आदेश की अवहेलना किया है पुलिस ने, तो उसमें दोबारा पिटिशन में जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, उनको बताएंगे कि साहब ऐसा है कि इसमें तो आपके आदेश की अवहेलना की गई, इसमें पुलिस मान ही नहीं रही है, तो वो देखो क्या करते हैं। हम उनको समझाएंगे, प्रयास करेंगे, देखो क्या करते हैं। जी जी। लेकिन उसके पहले मैं एक थोड़ी सी बात और साफ कर देना चाहता हूँ जी। मुझे लगता है कि अभी आपने जो एक प्रश्न किया है कि जो एक्लोजिव सिस्टम के बारे में, हमें ऐसा लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ये सिस्टम को अपने हाथ में ले लिया है, उसका एक कारण ईगो, एक सुप्रीम कोर्ट का ईगो, दूसरा सरकार की निकम्मापन की वजह से वो इंटरेस्ट नहीं लिए, इसलिए कोर्ट ने फायदा उठाया उस बात का जी। और अपना कोलिजियम सिस्टम लागू कर दिया। सरकार को चाहिए कि वो पहल करके, काम करके इस सिस्टम को पहले जैसा बहाल किया जाए, और अगर ऐसे अच्छे लोग आते रहेंगे, जुडिशरी में आते रहेंगे, मैं किसी जज के ऊपर किसी पे कमेंट नहीं करता हूँ, लोग आते रहेंगे तो न्याय बहुत ही मुश्किल से मिलेगा और गरीबों को तो मिलेगा ही नहीं। जी देखिए वकील साहब, आपने जो कहा, आप भी मेहनत करते हैं कोर्ट में जाकर के, कितनी भी रूलिंग ले जाओ, कितने भी आर्गूमेंट करो, कितने भी तर्क दीजिएगा, लेकिन जज को जब सुनना ही नहीं है, उसने ठान लिया कि हमें ये ऑर्डर करना है, तो भाई ऑर्डर करेगा किसी तरीके से। इसका मतलब जो इंटेलिजेंट लर्नेड लॉयर्स हैं, उनकी भी किसी भी कोर्ट में मान्यता नहीं रही है, धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, क्योंकि कोर्ट ने जो करना है, जो निश्चित कर लिया, भाई ऑर्डर करते हैं। तो ये तो एक गलत सिस्टम है, क्योंकि दे आर नॉट द फॉलोअर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड नॉट द फॉलोअर ऑफ लॉ एंड जस्टिस एंड प्रोसीजर। हाई कोर्ट क्या ऑर्डर करता है, सुप्रीम कोर्ट क्या ऑर्डर करता है, उसको भी नहीं मानते है। तो ये ऐसा क्यों हुआ? ये जो लोअर कोर्ट्स हैं और प्रशासन के लोग हैं, ऐसा इस घटना से लग रहा है कि वो जानते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट में ऐसा हो रहा है, हाई कोर्ट में ऐसा हो रहा है, तो वो भी लापरवाह हो गए, या उन्हें जो करना है वही करते हैं, इसलिए वो किसी ऐसा है। मुझे ऐसा लगता है कि उनको मालूम है, पुलिस अथॉरिटी को मालूम है, लोअर कोर्ट को मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो लोग हैं वो ज़्यादा हमारे खिलाफ लोग जाएंगे तो एक प्रॉपर ऑर्डर ही पास करने को दिमाग में गलतफहमी भरी हुई है जी। और अगर उनसे बोलो, कोई अगर वकील आर्गूमेंट करता है कोर्ट में, तो वो आर्गूमेंट सुन के और रूलिंग अगर दिखाते हैं कि साहब इस मामले में ये लॉ है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का, तो वो नाराज हो जाते हैं, उनके अंदर जो है वो नाराजगी पैदा हो जाती है। तो वो कहते हैं कि ठीक है, ऐसी रूलिंग हमारे पास बहुत पड़ी है, ये कह के उसको जो है वो नहीं देखते हैं, नहीं सुनते। आप सही कहते हैं, और उसको जो है अपने मनमाना आदेश पास। आप सही कहते हैं। एक बार दिल्ली हाई कोर्ट में एक वकील साहब आर्गूमेंट कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को दिखाया, डबल बेंच थी, जज साहब कहते हैं तो चले जाओ ना सुप्रीम कोर्ट, यहाँ क्यों आ गए? बिल्कुल सही। ये सुनकर के सारे लॉयर्स हैरान थे। इस तरह की सोच जब डेवलप हुई तो कैसे हुई? ये कॉलेजों की वजह से हुई, कॉलेजों की वजह से हुई। ऑन द प्लेस टू रिस्पेक्ट द ऑर्डर्स एंड जजमेंट पास्ड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, द जजेस ऑफ हाई कोर्ट सेज लाइक दिस, तो चले जाओ ना हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, यहाँ क्यों आ गए? बिल्कुल सही। क्या अर्थ निकालेंगे आप? तो इस तरह का ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आज ये केस की बात नहीं करता, मैं भी दिल्ली में हूँ, एडवोकेट होने के नाते पूरे देश भर के मामले आते हैं, देखता हूँ, लेकिन जगह जगह से जब इस तरह के मामले देखता हूँ तो बड़ा अफसोस होता है कि जब हमारी न्यायपालिका, देश की न्यायपालिका जो इंडिपेंडेंट है, जब देश का संविधान बनाया गया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया, तो उसमें भारत की जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा, विदाउट फियर एंड फेवर आप निर्णय करेंगे, एज पर द लॉ एंड सिस्टम, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन वो आज ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके लिए सरकार भी कुछ नहीं कहती, तो अल्टरनेट केवल एक ही है, जैसा कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश CJI NV रमन्ना साहब ने कहा था, न्याय पाने के लिए रोड पर भी आना पड़ेगा। तो उनकी बात सही है कि न्याय पाने के लिए रोड पर भी आना पड़ेगा। अभी जो नए माननीय मुख्य न्यायाधीश बने हैं, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस रह चुके हैं, उनके फादर भी CJI रह चुके हैं। उम्मीद की जाती है वो आए हैं तो हो सकता है देश के हित में, लोगों के पक्ष में एक इंसाफ करेंगे, संवैधानिक तरीके से करेंगे, लॉ एंड प्रोसीजर के आधार पर करेंगे, इन द इंटरेस्ट ऑफ लॉ करेंगे,
और विदाउट फियर एंड फेवर करेंगे। ऐसा उन्होंने ओथ भी ली है। समय बताएगा, अभी तो 2-3 दिन हुए हैं ओथ लिए हुए। आगे चल कर के देश के लोगों की बड़ी उम्मीदें हैं कि नए CJI साहब आए हैं तो वो इम्पार्शल तरीके से आगे बढ़ेंगे। जैसा उन्होंने ओथ ली वैसा ही आगे करेंगे जाकर के। इस संबंध में अब मेरा कहना यही है कि आप लोग इस घटना के बारे में देखिए, 3 अथॉरिटी होती हैं किसी देश के व्यवस्था को चलाने के लिए। शासन यानी गवर्नमेंट, प्रशासन में ये सारा प्रशासनिक लोग आते हैं, जिला एडमिनिस्ट्रेशन हो, कोई भी पुलिस हो, DM हो, कुछ भी हो, सभी आते हैं, और जुडिशरी। ठीक है, तो जुडिशरी का हाल तो ये हो गया। जब जुडिशरी का हाल ये हो गया तो शासन प्रशासन का तो उससे भी बदतर हाल हो गया। तो लोग क्या करेंगे जा करके। इसलिए आपने सही कहा कि अब एक ही अल्टरनेट रह गया है। कब तो कोई समस्या है, काम नहीं होता है तो रोड पर उतरना चाहिए बस। साथियों, आपने देखा आज देश में न्यायपालिका इस तरह से काम करने लगी है। प्रशासन जो है वो न्यायपालिका की परवाह नहीं करता है। जो शासन के लोग, मंत्री, संतरी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जो कहते हैं उसके अनुसार काम करता है। ऐसी स्थिति में समाज, पूरा का पूरा देश का समाज सफ़र कर रहा है। इसलिए आप सब लोगों को इसको समझना चाहिए और इसके लिए प्रॉपर स्टेप भी लेना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ, बड़े अफसोस के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग इस तरह की घटनाओं पर संज्ञान लेंगे और जो भी प्रॉपर लिखा पढ़ी होगी, चाहे धरना प्रदर्शन, जो कुछ भी करना होगा वो करेंगे। जय भीम, जय भारत। जय भीम, जय भारत।